तो वेक्टर्स नोट कर लो भाई, वेक्टर्स मस्ट है कि आप उसे बहुत अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपने 11th के अंदर इस चैप्टर पे ध्यान नहीं दिया तो भाई साहब आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स है ना थोड़ा सा पचा सकता है, और शुरुआत में एक बार कॉन्फिडेंस गेन हो गया ना बेटा 12th के अंदर तो आगे तक बना रहेगा। तो मैं आपको इसीलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि ये सारे टर्म्स अभी फिर से आने वाले हैं, तो वो आए उसके पहले से पढ़ के रखना भाई। क्या हाल है प्यारे बच्चों, सो 11th की एग्जाम हो चुकी है और अब भाई साहब आप आ चुके हो वो सबसे बड़ी क्लास में, 12th क्लास में। ठीक है, अब 12th क्लास में आने पर सबसे पहले तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि मैं 11th के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा ध्यान दूं। और वो ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो सारी चीजें उठ के आपके पास क्लास 12th में यूटिलाइज होंगी। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन वो सारे टॉपिक्स देख रहे हैं जो आपको क्लास 11th के फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे, जिनको अच्छे से करना पड़ेगा, जिनके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने चाहिए, सो दैट आप जब क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करोगे तो आप ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। अब पहली कहानी हमारे पास में जो पहला टॉपिक है वो है वेक्टर्स। अब वेक्टर्स की कहानी इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप पीसीएम वाले बच्चे हो, आप बायो वाले बच्चे हो, आपको नीट देनी हो, आपको जेई देनी हो, पर अगर आप वेक्टर्स को देखोगे तो जो भी क्वांटिटीज है वो या तो स्केलर है या वेक्टर है। अब जैसे कि हम पहला ही 12th के अंदर जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, ठीक है, तो वो सब कैसी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है, तो वहां पर आपके ये वेक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। अब वेक्टर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से हैं जो तुम्हें अभी कर लेने चाहिए। अब उसके अंदर मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई सबसे पहली चीज जो तुम्हें करना है वो करना है दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला था वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये डायरेक्टली था। इसके अंदर तुम पढ़ते थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि अगर आपके पास में एक वेक्टर ए है एंड इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा, तो उसका इधर वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ए cos थीटा हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ए sin थीटा हो जाएगा। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत काम आएगा क्योंकि जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, नेट फोर्स निकालोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है उनको रिजोल्व करना पड़ेगा कंपोनेंट में, एंड देन उसके बाद उन सब वैल्यूज का रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो वेक्टर्स नोट कर लो भाई, वेक्टर्स मस्ट है कि आप उसे बहुत अच्छे से रिवाइज करो। अब उसको रिवाइज करने के लिए आपके पास क्लास नोट्स होंगे। बुक्स के अंदर से अगर आप देखोगे तो जेई के हिसाब से डीसी पांडे आप यूज कर सकते हो, और अगर आप देखोगे तो नीट के लेवल पे आप जीआरबी भी यूज कर सकते हो, एबीसी या कॉम्प्रिहेंसिव यूज कर सकते हो। चलो, वेक्टर्स के अंदर क्या क्या था हमारे पास में, वही वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये दोनों इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगेन डायरेक्टली रिजल्टेंट निकालने के काम आएगा। आपको वेक्टर्स के साथ में खेलना पड़ेगा, आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा, तो वो सारी जगहों पे आपको ये जरूरत पड़ेगी। फिर दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो सिंपल सी कहानी है, जब मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात करूंगा तो मैं बात ही किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फोर्स की। फोर्स और उसके कारण होने वाली क्या क्या चीजें हमारे पास में। तो अगेन फिर से मैं चलता हूं तो भाई मुझे पढ़ना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करेगा। अब देखो अभी तक हमारे पास में कैसे क्वेश्चन थे, आपको वो लिफ्ट वाला केस याद होगा, कौन सा वाला केस कि अगर मैं ए एक्सीलरेशन से ऊपर लेके जा रहा हूं लिफ्ट को, तो मैं क्या करता था, नेट एक्सीलरेशन g प्लस ए कर देता था। लिफ्ट को मैं ए एक्सीलरेशन से नीचे लेके जा रहा हूं तो मैं नेट एक्सीलरेशन g माइनस ए कर देता था। अब यहां पर आपको क्वेश्चन कैसा आता है, आपको बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड हटा के हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको पता चल जाएगा कि चार्ज पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स है, और चार्ज नेगेटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। तो अब आपके पास में क्या हो जाएगा, अब आपके पास में यही नेट फोर्स के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट होने वाली कहानियां हो जाएंगी। तो जितने कॉन्सेप्ट्स आपने एनएलएम के अंदर पढ़े थे वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे भी लगने वाले हैं। तो इसके लिए बी प्रिपेयर्ड, आपको एनएलएम अच्छा करना पड़ेगा। अब एनएलएम अच्छा करने में आपको बहुत सारा पुली सिस्टम और उस सब के ऊपर पहले मत जाओ, पहले तो क्या करो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनएलएम अच्छा करो, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अच्छा करो, क्योंकि सूडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट के अंदर भी तुम्हारे पास में क्या होता है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है तो अपन जो लिफ्ट वाले केसेस पढ़ते हैं उनको सूडो फोर्स से पढ़ते हैं। तो वो सारी चीजों के लिए तुम्हें बहुत जरूरत है किसकी, एनएलएम की। अब एनएलएम के अंदर भी तुम्हारे पास में वही फोर्स और उसके इफेक्ट्स के कॉज सब कुछ। फिर अगली कहानी जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये क्यों जरूरत पड़ेगी,
क्योंकि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जैसे हमारे पास में क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स वाज आल्सो कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या था कि जो वर्क डन था वो क्या था हमारे पास में, वो वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। तो अपन क्या करते थे, किसी भी पॉइंट के ऊपर नेट मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर देते थे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके कारण होने वाला वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो अब आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बहुत सारी जगहों पे लगाना पड़ सकता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट और है, फिर से उसको रिवाइज करना पड़ेगा, वर्क पावर एनर्जी में मिल जाएगा। तो मैं आपको इसीलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं कि ये सारे टर्म्स अभी फिर से आने वाले हैं, तो वो आए उसके पहले से पढ़ के रखना भाई, ठीक है। चलो, फिर वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल्स कि हमारे पास कौन सी एनर्जी है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगला चैप्टर, अगर आपने 11th के अंदर इस चैप्टर पे ध्यान नहीं दिया तो भाई साहब आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स है ना थोड़ा सा पचा सकता है। और आपने इसी चैप्टर को, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो, अब इस चैप्टर को रिवाइज करना बहुत इजी है, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सा, क्योंकि अब तो आता भी है ना, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं। अब यहाँ पर देखो, ग्रेविटेशन के अंदर और इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर आपको एनालॉजी मिल जाएगी। यहाँ पर जो फोर्स होता था वो होता था Gm1m2 अपॉन r², और यहाँ पर जो फोर्स होता है वो होता है आपका Q1 Q2 अपॉन 4πε0r²। दोनों इनवर्स लॉ को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मासेस था। बस ग्रेविटेशन का फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पे। लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव हो जाएगा और अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट फोर्स वाला वही है, ठीक है। अब आपको वो वाला, क्योंकि ये भी कंजर्वेटिव है, ये भी कंजर्वेटिव है। एनर्जी हमने निकाली थी इसकी, फिर हमने जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे तो इसके अंदर क्या करते थे, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो आती थी वो आ जाती थी -Gm1m2 अपॉन r। अब आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करते हो, आप इसके अंदर वर्क डन, वर्क एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट लगाते हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू F.dr, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेंगे। तो अगर आपने पूरा का पूरा ग्रेविटेशन एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा यार ये सेम चल रहा है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट्स में। ऑल द इलेक्ट्रोस्टैट्स थोड़ी सी ज्यादा चीजें लेकर आएगा, बट कॉन्सेप्ट वहीं से आएंगे ग्रेविटेशन से, ठीक है। क्योंकि आपके पास में एक फोर्स है और एक एनर्जी है। फोर्स क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर आपको लगाते आ जाएगा ग्रेविटेशन से। एनर्जी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, वो भी आपको आ जाएगा, वो जो अपन नेट पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे, ठीक है। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम भी आप यूज कर पाओगे। तो एक बार ग्रेविटेशन अच्छे से रिवाइज करो। फिर आता है अगला चैप्टर, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आप बोलोगे कि सर जी इसकी कहाँ जरूरत है, तो देखो भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक सा लॉजिक समझो। बेसिक सा लॉजिक ये होता है हमारे पास में कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और मैंने उसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, लेट्स से x, तो उसके ऊपर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो उसके ऊपर लगने वाला आपका कौन सा फोर्स होता है, जो आपके पास में रिजल्टेंट फोर्स होगा या रीस्टोरिंग फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x होता है। तो वहां पर अपने पास में कॉन्सेप्ट लगता है SHM का। अगेन SHM डील्स विथ फोर्स, डील्स विथ एनर्जी, क्योंकि फोर्स आप इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करोगे, एनर्जी आप मिनिमम स्टेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, तभी आप स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करोगे। तो SHM दोनों कंबाइन करेगा। अब यही कॉन्सेप्ट आपके पास में, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चार्जेस के अंदर क्वेश्चन आएगा कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच में मैंने एक चार्ज को रख दिया, तो पहले अपन उसकी पोजीशन निकालेंगे कि कहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में, फिर अपन उसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देके देखेंगे कि उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। अब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको 12th में होने ही वाला है। अब ये वो सारे क्वेश्चंस बन के आपके सामने आने वाले हैं, ये इवन बोर्ड लेवल पे आएंगे, जेई लेवल पे आएंगे, नीट लेवल पे आएंगे। तो आपने एक बार उधर से पूरे 11वीं के ये चैप्टर्स पढ़ लिए ना, तो शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं वो आपको नहीं डराएंगे। और शुरुआत में एक बार कॉन्फिडेंस गेन हो गया ना बेटा 12th के अंदर, तो आगे तक बना रहेगा। तो इसके लिए लग जाओ, क्विकली रिवाइज करो। इसमें से कोई चैप्टर तुम्हें ऐसा चाहिए जो मैं तुम्हें पूरा एक क्विक रिवीजन दूं, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं वो चैप्टर तुम्हारे लिए क्विक रिवीजन में लगा दूंगा। चलो, तो लेट्स डू इट गाइस। तो कीप रिवाइजिंग, फुल ऑन, फुल फोकस करो, ठीक है। और अपना रिवीजन बहुत तगड़ा करो। ये सारे चैप्टर्स तो प्राइमरीली कर लो, 12th स्टार्ट होने के पहले ही मैं कहूंगा इनको निपटा के रख दो। चलो लेट्स डू इट। जय हो भाई।